नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक। आज आपके सामने इतिहास की उस घटना का जिक्र करूंगा जिसमें हम सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। सोशलिज्म इन यूरोप का ये प्रथम एपिसोड है जिसमें हम लोग समझेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या आउटकम्स रहा, किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप और एशिया को प्रभावित किया, अपनी ओर आकर्षित किया, किस प्रकार से उस वक्त के प्रोमिनेंट लीडर्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना अपनी ओर आकर्षित की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 जुलाई 1789 ये वो दिन था जिस दिन फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगनिंग हुई, शुरुआत हुआ, फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई। और इस क्रांति के साथ लोगों ने उस समय के निरंकुश शासनशाही डेस्पोटिक रूलर के खिलाफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ विद्रोह किया, जिसके लिए बैस्टिल जो कारागार था उस पे आक्रमण करके, उसकी दीवारों को तोड़ करके, वहाँ रखे अस्त्र और शस्त्रों को लूट करके, बंद कैदियों को छुड़ाकर आंदोलन को गति दिया गया। और तो और स्मरण यादगार के लिए उन पत्थरों को बाजारों में भी बेचा गया। अब इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा आउटकम क्या निकला कि दो आइडिया विश्व में, दुनिया में प्रचलित हुई। दुनिया में दो विचारों के बारे में, दो फिलॉसफी के बारे में लोगों को पता चला। पहला फिलॉसफी था आइडिया ऑफ लिबर्टी, दूसरा आइडिया ऑफ इक्वलिटी। पर यह कहना गलत होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पहली बार लिबर्टी और इक्वलिटी के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं था। 1688 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटेन, उस वक्त भी लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की गई थी और उसकी मांग भी किया गया था। उसके बाद 1776 अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान भी लिबर्टी एंड इक्वलिटी की मांग की गई, परंतु 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी और इक्वलिटी की कंसेप्ट को मजबूती दी और ये कंसेप्ट उस वक्त पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। यूरोप और एशिया दोनों को प्रभावित करने में कामयाब रही। अब सवाल ये था कि उस समय जो फ्रांस के और यूरोप के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, तो जिस प्रकार की बदलाव फ्रांस में देखने को मिला था, वैसी बदलाव यूरोप और एशिया में भी लोग देखना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, ओल्ड रिजाइन पीरियड बिफोर 1789, उस वक्त समाज जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वहाँ पे क्लर्जी ग्रुप थी, सेकेंड स्टेट की बात करें तो नॉबिलिटी, और थर्ड स्टेट में कॉमन मैन, जिसके अंतर्गत में आर्टिजन्स, लेबरर्स, मर्चेंट, स्मॉल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग जो हैं थर्ड स्टेट में आ जाते थे। और क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी, ये समाज पर अनकंट्रोल्ड पावर, अनकंट्रोल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक पावर, सामाजिक और आर्थिक ताकतों का अनियंत्रित, अनलिमिटेड, क्योंकि मैं ये अनकंट्रोल्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस समय क्लर्जी और एरिस्टोक्रेसी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, उसे सिर्फ अपने आप से मतलब था। अगर जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो स्टेट जनरल के मीटिंग में लाई गई 40,000 खत, उन खतों के बारे में लुईस 16 सोचता, ना कि टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता। परंतु वो
कर्ज ले रखा था, तो वो जनता के बारे में सोचने की तो बात ही नहीं करते। जबकि नेशनल असेंबली जो है कुछ ही महीनों में वो कर्ज की रकम बदलाव करने के बावजूद भी प्राप्त कर लिया था, अर्न कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद भी लुई 16 के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि आम जनता उसके शासनकाल में त्रस्त हो रही थी, परेशान हो रही थी। और ये पूरी घटना दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। भारत की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय डरेजियो दोनों ने ही भारत के लोगों को समझाने का प्रयास किया और समझाया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व को समझाया और ये भी अवगत करवाया कि बदलाव के लिए भी हमें आगे और एकजुट होकर काम करना होता है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते। इस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना के पश्चात जो उस वक्त के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, समाज के प्रोमिनेंट जो व्यक्ति थे, मुख्य धारा के जो व्यक्ति थे, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम्स के ऊपर डिबेट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से, उस डिबेट के वजह से सोसाइटल चेंज में बल मिला, सामाजिक परिवर्तन में बल मिला कि नहीं, समाज में बदलाव किया जाना चाहिए। अब इस बदलाव की बात करें तो इस बदलाव के लिए भी लोगों का अलग अलग मत सामने आ गया। कुछ लोग का कहना था कि बदलाव जो होनी चाहिए वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे होनी चाहिए, पर तो कुछ कहना है कि नहीं रेडिकली चेंज समाज में जो है, सोसाइटी में जो है रेडिकल चेंज कर दो। इस आधार पे कुछ ग्रुप्स तैयार हो गए, जिसमें पहला ग्रुप्स है लिबरल्स का, दूसरा ग्रुप्स है रेडिकल्स का और तीसरा कंजर्वेटिव्स का। परंतु इन तीन टॉपिक के पहले डिस्कशन करने के पहले मैं आपके सामने सोशलिज्म की डेफिनेशन और कंसेप्ट की बात करता हूँ। सोशलिज्म है क्या? व्हाट इज सोशलिज्म? अ सिंपल डेफिनेशन, दिस इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। सोशलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, राजनीतिक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत पे समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, in which all the people of society have equal rights। साथ साथ इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच में मनी, संपत्ति, वेल्थ, प्रॉपर्टी का बराबर रूप से बंटवारा करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए। ये सोशलिज्म की कंसेप्ट थी। इसके आगे की वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि व्हाट इज लिबरलिज्म, या who were liberals, who were radicals, who were conservatives, what were the demands of liberals, liberals का डिमांड्स क्या था, कंजर्वेटिव क्या चाहती थी और रेडिकल्स क्या चाहती थी। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।